भारत में संविधान लागू होने के बाद से हमने बहुत सारे, आप पढ़ते हैं कि 100 से अधिक संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, कितने सारे संसद ने विधेयक पारित किए हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कई ऐसे विधेयक भी हैं जिसे संसद ने पारित किया, मतलब लोकसभा ने और राज्यसभा दोनों सदन से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली, लेकिन वह विधेयक लागू ही नहीं किया जा सका आज तक। तो 2014 तक ऐसे कितने विधेयक हैं वर्तमान सरकार के आने के पहले, वर्तमान सरकार के आने के बाद कितने विधेयक हैं जिन्हें संसद से पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू नहीं हुआ, वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यह बात कर रहे हैं कि 2014 तक भारत के संविधान लागू होने के बाद से कौन कौन विधेयक हैं जिन्हें पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी लागू नहीं किया जा सका। देखिए, कोई भी विधेयक जब पारित किया जाता है ना, तो विधेयक की पहली धारा में ही यह लिखा होता है कि यह कानून उस तारीख से, उस डेट से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार ऑफिशियल गजेट में अधिसूचित करेगी, नोटिफाई करेगी। मतलब कोई विधेयक केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू नहीं हो जाता है। पहले धारा में ही लिखा है कि जब उसको ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, विधेयक में सामान्य चीजें होते हैं, सामान्य प्रावधान होते हैं, या कहिए कि विधेयक एक तरह से ड्राफ्ट फॉर्म में होता है। वैसे कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं होता, ड्राफ्ट से ऊपर का स्टेज है, लेकिन समझने के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करें कि वो एक ड्राफ्ट के फॉर्म में, विस्तृत नियमावली नहीं होती विधेयक के साथ, माने डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। तो जब विधेयक आप पारित करते हैं तो उसे लागू करने के लिए डिटेल में रूल्स और रेगुलेशन बनाना होता है। और संसदीय नियम यह कहता है कि अधिनियम पारित होने के बाद, अंतिम मंजूरी के बाद 6 मंथ, 6 महीने के अंदर नियम बन जाने चाहिए। बहुतों बार ऐसा होता है कि नियम समय 6 मंथ में नहीं बन पाता, तो सरकार अतिरिक्त समय संसद से उसका एक्सटेंशन लेती रहती है नियम बनाने के लिए। फिर भी कई विधेयक हैं जो नियम ही नहीं बन सके, नोटिफाई ही नहीं हुए और लागू ही नहीं हुए, जबकि राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली हुई थी। ऐसा पहला विधेयक भारत के आजादी के बाद है, सेक्शन 19 ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम। इसे संसद ने 1958 में पारित किया। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, आप कह सकते हैं कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य था कि दिल्ली में जो किराएदार हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उनके और मकान मालिक, हाउस ओनर्स या कॉमर्शियल ओनर्स के बीच, किराएदारों और मकान मालिकों के बीच के विवाद जो हैं के संदर्भ में समाधान निकालने के लिए किया गया था, कि ताकि मकान मालिक जबरन किराएदारों को न निकाले, जबरन किराएदारों को निकालने से बचाने के लिए और किराया रेंट को कंट्रोल करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया था। सरकार ने कभी भी इसे ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई नहीं किया, अधिसूचित किया ही नहीं गया, जिससे यह एक डेड लेटर बन के रह गया। दूसरा ऐसा विधेयक जो अंतिम मंजूरी के बाद भी डेड लेटर बना रहा, वो है दिल्ली रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 1995, दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1995। इसे संसद ने 1995 में पारित किया। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली। इस विधेयक का उद्देश्य था मकान मालिकों और पुराने किराएदारों के बीच के विवादों को सुलझाना, किराया रेंट को बाजार मार्केट रेट के अनुसार तर्कसंगत बनाना और मकान मालिकों को अपनी संपत्ति वापस पाने में आसानी प्रदान करना। अब देखिए कि जो पहला था उसमें किराएदारों के संरक्षण की बात थी। अब धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और चीजें महंगी हुई, तो अब मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए यह बिल लाया गया। इस विधेयक के भी पारित होने के बाद दिल्ली में व्यापारियों, किराएदारों के संघों ने भारी पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, राजनीतिक दबाव से सरकार बैकफुट पे आ गई और इस तरह
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी यह कानून दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और अंततः यह लागू नहीं हो सका। तीसरा ऐसा विधेयक जो अंतिम मंजूरी के बाद भी लागू नहीं हुआ वह है नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। यह संसद से 1995 में पारित हुआ और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी यह भी विधेयक लागू नहीं हो सका। इस विधेयक का और यदि ऑब्जेक्टिव क्या था तो जो खतरनाक रसायन हैं या उद्योगों से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में जो पीड़ित है उसको तत्काल मुआवजा दिलाना, तुरंत मुआवजा दिलवाया जा सके और पर्यावरण एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिए यह विधेयक लाया गया। अब आप सोच के देखिए, इसमें किसके हितों की बात थी? मजदूरों के हितों की बात थी। एनवायरमेंट के अगेंस्ट काम करने पे जुर्माना किस पे होना था? कंपनीज पे होना था। तो स्वाभाविक है कि भारत का इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल घराने का कोई आंदोलन वो सीधे करते नहीं है। अब देखिए, भारत में हर आदमी को, आम आदमी को, अभी आप देखिए जंतर मंतर पे छात्रों को या किसानों को, देश में सब आंदोलन करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए और बड़ी कीमत चुकाते हैं और शायद तब अपनी बात मनवा पाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल हाउस देश का सबसे इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप है। कोई आंदोलन नहीं करते, किसी तरह का कोई जो है धरना प्रदर्शन नहीं दिखेगा, कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं दिखेगा खास, लेकिन उनका प्रेशर इतना काम करता है, गुप्त दबाव, कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी उदासीन बनी रही। क्यों? क्योंकि नोटिफाई करने की प्रोसेस को और रूल्स एंड रेगुलेशन को तय करने का काम नौकरशाही को करना है। नौकरशाही इतनी उदासीन रही इस बिल को लेके कि उसने कोई काम ही नहीं किया और कभी भी इस बिल को गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में नोटिफाई नहीं किया गया, अधिसूचित ही नहीं किया गया। वर्ष 2010 में हम एनजीटी लेके आ गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके बाद इसको निष्क्रिय करने की आवश्यकता पर या इसके कहिए कि अनिवार्यता नहीं रही, तो इसके बाद इसे आधिकारिक तौर पे रिपील कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और यह विधेयक का अंत हो गया। ऐसा चौथा विधेयक है नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके तहत इस विधेयक में, इस अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों को जो मिलने वाली मंजूरियां हैं, जो जब कोई भी आप इंडस्ट्री लगाएंगे, किसी भी तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट लगाएंगे तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। तो मंजूरियों या पाबंदियों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक प्रभावी, एक इफेक्टिव मंच तैयार करने के लिए यह नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 लाया गया। इसको भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। मंजूरी के बाद इस प्राधिकरण का गठन भी हो गया। इस अपीलेट अथॉरिटी का पेपर पे इसका गठन भी कर दिया गया, लेकिन सरकार ने इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं की और वर्षों यह अपीलेट अथॉरिटी बिना स्टाफ के, यह प्राधिकरण केवल कागजीभूत घोस्ट इंस्टीट्यूशन बना रहा और जब एनजीटी आ गया 2010 में तो इसकी भी अनिवार्यता नहीं रही। अंततः एनजीटी के गठन के बाद इसे भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखिए कि भारत में संसद तक किसी बिल के आने के पहले एक लंबी प्रक्रिया से बिल का ड्राफ्ट बनना, फिर उस ड्राफ्ट को लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, लॉ मिनिस्ट्री उसमें अपना जांच कर लेती है, फिर वो कैबिनेट में आता है नोट, कैबिनेट के अप्रूवल, फिर वो मिनिस्ट्री बिल को फाइनली डेवलप करेगी। डेवलप करने के बाद फिर वो लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को जाएगा, फिर वो संसद में आएगा, 3 स्टेज से गुजरेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से किसी विधेयक को पारित किया जाता है। कितना संसदीय समय और संसदीय एनर्जी, पैसा देश का खर्च होता है और बिल देश हित में आप बनाते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप के आगे, कभी इंडस्ट्रियल हाउस के प्रेशर ग्रुप के आगे, कभी किसानों के प्रेशर ग्रुप के आगे, कभी दिल्ली में आपने किराएदारों के लिए बनाया तो
वो किराएदारों के प्रेशर में आप आ गए, मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया, उसके प्रेशर में आ गए, और अंततः वो कानून लागू नहीं हो सका। ऐसे कानून बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जो 2014 के बाद इस देश में बने हैं। उसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।